हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे हमारे बिजनेस स्टडीज के पेपर में और बिजनेस स्टडी के पेपर में भी उसमें जो हमारे केस स्टडीज आते हैं उसके बारे में हमें बात करनी है कि उन केस स्टडीज को कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्योंकि बिजनेस स्टडीज का पेपर जो एक बहुत ही स्कोरिंग पेपर है और अगर हम केस स्टडीज को थारोली सॉल्व कर लेते हैं तो इसमें हमारे हायर मार्क लाने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स को केस स्टडी पे ध्यान देना चाहिए और इसको किस तरह सॉल्व होना चाहिए उसकी भी एक टेक्निक होती है जो आज मैं आपके सामने रिवील करने वाला हूं। आज ये वीडियो केस स्टडीज के सॉल्यूशन की टेक्निक के ऊपर ही बनाया गया है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि केस स्टडीज कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है, कोई बहुत बड़ा डेमोन नहीं है जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। वास्तव में केस स्टडीज को सॉल्व करना एक बहुत ही आसान ट्रिक है और अगर आप उस ट्रिक को समझ गए जैसा कि मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा तो आपके लिए केस स्टडीज क्या होगी वो आपके फिंगर टिप्स पे होगी और आप उसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि केस स्टडीज को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं जो कि हमारे बिजनेस स्टडीज के पेपर में आएंगी और एक बल्क ऑफ पार्ट वो बिजनेस स्टडीज के पेपर का होती हैं। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं। अब यहां पे क्या है, जो हमारी बिजनेस स्टडीज के पेपर में जो केस स्टडीज आएंगी उसमें क्या होता है कि उसमें हमको तीन चीजों को ध्यान रखना है। सबसे पहला जो है, जो भी केस स्टडी का क्वेश्चन हमारे उसमें आया हुआ है तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि उससे संबंधित हमको कॉन्सेप्ट क्लियरेंस होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियरेंस कहने का मीन्स ये है कि हमें जो है चैप्टर को या चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट हैं वो बिल्कुल क्लियर हमको अंडरस्टूड होने चाहिए, हमको अच्छे तरीके से समझ में आने चाहिए। अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे या अगर हमने चैप्टर को थारोली नहीं रीडिंग किया होगा तो हमारा क्या होगा, हमारा केस स्टडी में हम ठीक से सॉल्व नहीं कर सकेंगे। इसलिए सबसे पहले हर स्टूडेंट को इसी के ऊपर ध्यान देना है कि सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियरेंस करना चाहिए। दूसरी चीज जो है, हमको थारो अंडरस्टैंडिंग, अपने सब्जेक्ट की एक थारो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अपने लेसन की एक थारो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और हम इस चीज को पकड़ सकें कि जो केस स्टडी पूछी गई है वो किस चैप्टर से है। सबसे पहले आपको यही समझना होगा कि जो केस स्टडी आई है वो किस चैप्टर से आई है। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको 100% ये कह सकता हूं कि अगर आप इस बात को समझ गए कि आपकी केस स्टडी किस लेसन से है तो आप 100% उसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले जब आप क्वेश्चन को पढ़ें, केस स्टडी को पढ़ें, तो सबसे पहले यही बात देखने की कोशिश कीजिए, इसी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि वो केस स्टडी किस लेसन से या किस टॉपिक से वो रिलेट कर रही है। और तीसरी चीज जो है वो होता है कैच द नीच। कैच द नीच कहने का मीन्स ये होता है कि हर केस स्टडी में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, आपको उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पकड़ना है, उन की पॉइंट्स को पकड़ना है और उन्हीं की पॉइंट्स को पकड़ के अपने आंसर को देना है। वास्तव में पूरी की पूरी केस स्टडी चाहे वो छोटी दी गई हो या चाहे वो बहुत बड़ी दी गई हो, वो किसी भी तरीके से आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं हो सकती, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकती है अगर आप नीच को पकड़ लेते हैं, यानी कि अगर आप मेन पॉइंट को पकड़ लेते हैं। तो यहां पे इन तीनों चीज को मिला के मैंने जो टेक्निक डेवलप की है, जो मैंने टेक्निक आपके लिए लाया हूं बिजनेस स्टडी के केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले क्या करना है कि जो भी आपका केस आएगा सबसे पहले आप उसके क्वेश्चन को पढ़िए। इसके बजाय कि आप केस को पढ़ें, सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप सबसे पहले रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। आप सबसे पहले उस केस के सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब आप क्वेश्चन पहले पढ़ देंगे तो आपका मान लीजिए तो आप ये समझ जाएंगे कि केस में क्या पूछा गया है और हो सकता है कि आप बिना केस पढ़े ही पूरी की पूरी केस स्टडी को सॉल्व कर लीजिए। चलिए आइए हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि बिना केस पढ़े ही हम कैसे करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। Jed joins as a sales manager of a company dealing with garment manufacturing. He knew that without good planning, he will not be able to organize or perform any other managerial function, so he prepares annual plan for its production or sales. He will have to prepare sales plan regularly on weekly, monthly, quarterly and half yearly basis also.
While preparing the sales forecast, he undertakes intellectual thinking and he has to make sure that all these planning activities should be carried out in the business in a well manner. स्टूडेंट्स, ये हमारा केस है और इस केस से रिलेटेड हमारे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द वेरियस फीचर्स ऑफ प्लानिंग हाईलाइटेड इन द अबव पैरा, और दूसरा क्वेश्चन जो इससे पूछा गया है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग। हमने इस पहले केस को देखा, मैंने आपको पूरा केस पढ़ के सुनाया, लेकिन अगर मैं कहूं कि मुझे इस केस को पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं थी और इस केस को बिना पढ़े, बिना इसको पूरा पढ़े ही मैं इस क्वेश्चन को, इसमें पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता था, तो इसमें कोई भी बात इसमें छुपी हुई नहीं है। सीधे हम ये जो केस पूछा गया है इसमें जो टेक्निक हम जो लगाएंगे वो टेक्निक है रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। अगर आप बिना केस पढ़े ही पहले ही क्वेश्चन को पढ़ लेंगे तो आप सीधे सीधे उसके आंसर को दे सकेंगे। इसमें सीधे सीधे दो आंसर पूछे गए हैं। आइडेंटिफाई द वेरियस फीचर्स ऑफ प्लानिंग, आपसे प्लानिंग के फीचर्स इसमें पूछे गए हैं। तो अगर आपको थारोली अंडरस्टैंडिंग है अपने चैप्टर की और आपको प्लानिंग के चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो सीधे आप प्लानिंग के फीचर्स इसमें लिख देंगे। जैसे प्लानिंग के फीचर्स क्या होते हैं, कंटीन्यूअस प्रोसेस है, एक फ्यूचरिस्टिक होता है ये, और क्या है ये ऑल परवेसिव होता है। ऐसे बहुत सारे फीचर्स प्लानिंग के होते हैं जो हम क्वेश्चन में दे सकते हैं। इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन बिना केस पढ़े ही सॉल्व हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस क्या है। पहले क्वेश्चन की तरह ही हमें इसमें प्लानिंग के इंपॉर्टेंस देने हैं और इसमें हमको जरूरत नहीं है कि हम उस केस को ऊपर पढ़ें। तो इस तरीके से अगर आप रीड द क्वेश्चन फर्स्ट टेक्निक को अपनाते हैं तो आराम से इस क्वेश्चन को, इस केस को सॉल्व कर लेंगे बिना पूरा केस पढ़े हुए। तो इस तरीके से मेरी जो टेक्निक आपको बताई गई है रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, उसको लगाकर आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल के लिए अब एक दूसरा केस भी हम देखते हैं। ABC Limited is a highly reputed company and many people wanted to join this company. The employees of this organization are very happy and they discussed how they came in contact with this organization. Ramesh said that he was introduced by the present sales manager, Mr. John. Suresh said that he had applied through the newspaper and was appointed as HR manager. Vijay said that he was neither related to any one of the employee of the organization nor there was any advertisement in the newspaper. Even then, he was directly called from IIM Ahmedabad from where he was about to complete MBA. Students, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिससे पहला क्वेश्चन है द अबव डिस्कशन इज इंडिकेटिंग एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आपको बताना है नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, आपको उस फंक्शन का नाम बताना है। जो दूसरा क्वेश्चन है द मैनेजमेंट फंक्शन आइडेंटिफाई इन पार्ट ए फॉलोज ए पार्टिकुलर प्रोसेस। अब आपको बताना है एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस विच इज बीइंग डिस्कस्ड इन द अबव पैरा। स्टूडेंट्स, मैंने आपको दूसरा केस भी पूरा पढ़ के सुनाया और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने आपको पढ़ के सुनाया। अगर हम क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उस फंक्शन का नाम बताइए जो ऊपर केस में कहा गया है। केस में क्या है कि तीन लोग बात कर रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि पार्टिकुलर कंपनी में उनको जॉब कैसे मिली। तो अगर हम इस टेक्निक को अप्लाई करते हैं रीड द क्वेश्चन फर्स्ट तो हमको हमारा आंसर नहीं मिलता है अगर हम केस को स्टडी नहीं करते हैं। इस तरह के जब केस आएंगे तो आपको जो टेक्निक अप्लाई करनी है वो है कैच द नीच, यानी कि आपको मेन पॉइंट पकड़ना होगा कि इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अगर इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें तो इसमें मैनेजमेंट का एक फंक्शन पूछा जा रहा है। हमको पता है कि मैनेजमेंट के फंक्शन क्या होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ये 5 फंक्शन हमको मैनेजमेंट के पढ़ाए गए हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये 5 फंक्शन हमने मैनेजमेंट के पढ़े हैं। अब यहां पे सीधी सी बात है कि यहां पे जब वो मैनेजमेंट के फंक्शन को पूछ रहा है तो उसका आंसर इन 5 में से ही कोई एक चीज होगी, यानी इन 5 फंक्शन में से कोई एक फंक्शन ही इसका आंसर होना चाहिए। तो यहां पे हम देख रहे हैं वो 3 लोग जो बात कर रहे हैं वो लोग एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करें तो सीधी सी बात है कि इसका आंसर क्या होगा,
इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, स्टाफिंग होगा। तो इस तरीके से आप अगर नीच को पकड़ते हैं यानी कि मेन पॉइंट को पकड़ते हैं तो आप इसके आंसर पे पहुंच जाते हैं और इसका आंसर क्या होता है, वो स्टाफिंग होता है। अब यहां पे दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये पूछ रहा है कि जो फंक्शन है स्टाफिंग का उसमें कौन सी प्रोसेस का यूज किया गया है या उसमें कौन सी प्रोसेस से रिलेट करते। तो सीधी सी बात है, जो स्टाफिंग से जो प्रोसेस रिलेट करती वो होती है रिक्रूटमेंट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के हमारा यह आंसर बनता है। तो यहां पे जो है रीड द क्वेश्चन फर्स्ट टेक्निक नहीं अप्लाई होगी मेरी, यहां पे जो हमारी टेक्निक अप्लाई होगी वो रीड द क्वेश्चन फर्स्ट और प्लस कैच द नीच, दोनों टेक्निक को अप्लाई करके हम अपनी केस स्टडी को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और केस स्टडी हम देखते हैं। The director of Jet Limited decided to declare bonus issue of equity shares to the shareholders in its annual general meeting. Immediately, one of the director purchases 20,000 shares from market at the rate of 30 and sold them at the rate of 100 per share as bonus issue was declared and made capital gain from it. अब इससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन है, नेम द प्रैक्टिस यूज्ड बाय द डायरेक्टर टेकिंग द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनल इंफॉर्मेशन। और सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया है, हाउ डज सेबी प्रोहिबिट सच प्रैक्टिसेस। स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको तीसरा केस भी पढ़ के सुनाया और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पढ़ के सुनाया। इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जब हमने रीड द क्वेश्चन फर्स्ट टेक्निक लगाई तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया, नेम द प्रैक्टिस यूज्ड बाय द डायरेक्टर, कि डायरेक्टर ने जो प्रैक्टिस की गई है टेकिंग द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनल इंफॉर्मेशन, कि उसने इंटरनल इंफॉर्मेशन का बेनिफिट लिया। अब यहां पे जो हमारा नीच है वो शब्द आपको पकड़ना है, वो क्या कीवर्ड पकड़ना है आपको, इंटरनल इंफॉर्मेशन, कि एक डायरेक्टर है जिसने इंटरनल इंफॉर्मेशन का बेनिफिट उठाया है। अब यहां पे क्या है, इंटरनल इंफॉर्मेशन का बेनिफिट उठाया क्योंकि डायरेक्टर जो है वो क्या करते हैं, वो कंपनी के कई सारे सीक्रेट से रिलेट करते हैं और वो उसके इंटरनल इंफॉर्मेशन का वो गलत तरीके से बेनिफिट यानी अनफेयर प्रैक्टिस भी उससे कर सकते हैं। यहां पे क्वेश्चन पढ़ के ये पता चलता है कि डायरेक्टर ने इंटरनल इंफॉर्मेशन से बेनिफिट उठाया है। इस प्रैक्टिस को क्या कहा जाता है, इस प्रैक्टिस को कहा जाता है इनसाइडर ट्रेडिंग। अगर इसका आंसर होगा तो ये प्रैक्टिस क्या कहलाएगी, ये प्रैक्टिस कहलाएगी इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग एक ऐसी प्रैक्टिस होती है जिसमें किसी कंपनी के टॉप के ऑफिसर्स जो होते हैं वो कंपनी की सीक्रेट इंफॉर्मेशन को लीक करते हैं और उससे बेनिफिट उठाने की कोशिश करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन जो है वो इसी से रिलेटेड जो ये पूछता है, हाउ डज सेबी प्रोहिबिट्स दिस प्रैक्टिस, कि सेबी जो इस प्रैक्टिस को कैसे रोकती है। इस क्वेश्चन में सीधे सीधे आपको सेबी के वो प्रोविजंस बताने हैं जो इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकती है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से मैंने आपको केस स्टडीज सॉल्व करना बताया, सॉल्व करने की टेक्निक आपको बताई। आप इस टेक्निक को लगा के अपनी केस स्टडीज को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको समझना यह है कि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। स्टूडेंट्स, इस तरीके से मैंने आपके लिए आज एक केस स्टडीज पे पूरा एक वीडियो बनाया है। उम्मीद है आपने केस स्टडी सॉल्यूशन को अच्छी तरीके से समझा होगा और इस टेक्निक को भी अच्छी तरह समझा होगा किस तरीके से हमें अपने पेपर में बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड जो केस स्टडीज आएंगी उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। उम्मीद है आप बिजनेस स्टडीज के पेपर में ज्यादा से ज्यादा हाई स्कोर करेंगे। मैं तो ये कहता हूं कि ईश्वर करे आप 100% स्कोर करें अपने पेपर में और अच्छी तरह पेपर कीजिए। आपका बिजनेस स्टडीज का पेपर बहुत हाई स्कोरिंग हो रहेगा, उसको अच्छी तरीके से दीजिए और अच्छी तरीके से केस स्टडीज को पढ़ के सॉल्व कीजिए। घबराना नहीं है, आप इसी तरीके से मुझसे जुड़े रहिए। आगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं तो बिजनेस स्टडीज के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। तब तक